हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा। हम लोग कर रहे थे बेटा NCERT 12 चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, और हम आज पहुँचे हैं एड्स पर। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एड्स के बारे में। तो बेटा जैसा इसका नाम है, इसका नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड का मतलब होता है ये हम अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करेंगे, मतलब ये जन्मजात रोग नहीं है। दिस इज़ नॉट अ कंजेनाइटल प्रॉब्लम। और इम्यूनो डेफिशिएंसी क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि हमारी या किसी व्यक्ति की जो संक्रमित होगा उसको क्या होगा, उसकी इम्यूनिटी में कमी आ जाएगी, इसलिए इसका नाम पड़ा इम्यूनो डेफिशिएंसी। और एस का क्या मतलब हो गया बेटा? सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब हो गया द ग्रुप ऑफ डिजीजेस। बहुत सारे ग्रुप ऑफ डिजीजेस को सिंड्रोम बोलते हैं। तो द वर्ल्ड एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारी इम्यून सिस्टम में कमी आ रही है, ठीक है। और आगे पता चलेगा कि टी हेल्पर सेल काफ़ी कम हो जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। मैक्रोफेजेस सेल जो हमारे फैगोसिटिक सेल होती है, मैक्रोफेजेस सेल, ये सब जो होती है ये सब नष्ट हो जाती हैं। फिर आगे देखिए, एक्वायर्ड हम करते हैं अपनी लाइफ टाइम में, यानी कोई भी इंडिविजुअल इसको एक्वायर कर रहा है लाइफ टाइम में, इंडिकेटिंग दैट इट इज़ नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज़। ये कोई कंजेनाइटल डिजीज़ नहीं है, मतलब ये आनुवंशिक रोग नहीं है। और सिंड्रोम का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी बहुत सारे डिजीजेज इसमें नज़र आएंगे, बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंड्रोम। और एड्स को पहली बार बेटा USA में खोजा गया था। तो एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981, ठीक है। USA में खोजा गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। एंड इट इज़ द लास्ट 25 ईयर्स आर सो फॉर, और सो लगभग 25 साल के करीब हो चुके, 25 साल से भी ज़्यादा हो चुके। इट हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में फैल गया, और करीब 25 मिलियन पर्सन से भी ज़्यादा लोगों को मृत्यु हो चुकी है। यानी लास्ट 25 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं, और करीब ये 25 मिलियन लोगों को भी इससे मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। आइए, NCERT में फिगर तो नहीं है, लेकिन हम लोग फिगर समझना पड़ेगा हम लोगों को, तो क्लियर हो जाएगा। सबसे इसका जो होता है कोरोना वायरस से मैच करता है, यानी मैच लाइक कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में भी देखो स्पाइक होते हैं, इसमें भी स्पाइक्स है, ये जो उभार है इनको बोलते हैं स्पाइक। ये बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, तो दे आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये जो ग्रीन ग्रीन है, दे आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, इन्हीं को स्पाइक कहते हैं बेटा। स्पाइक, ये जो उभार है इनको स्पाइक कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए, ये जो रेड लाइनिंग है, रेड लाइनिंग, ठीक है, इसमें ये धसे होते हैं, यानी प्रोटीन कोट में धसे होते हैं, ठीक है। ये वाली प्रोटीन कोट कहलाती मैट्रिक्स। दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। यानी ये एनवलप्ड वायरस है कि अनएनवलप्ड? एनवलप्ड वायरस है, एनवलप से घिरा हुआ है। ये देखिए लिखा है HIV एनवलप, ठीक है। दूसरी बात होती है, इसके अंदर ये पाया जाता है पर्पल कलर का कैप्सिड। दिस इज कैप्सिड, ये देखिए लिखा है HIV का कैप्सिड है। ये भी प्रोटीन का बना होता है। कैप्सिड भी किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो बताइए सबसे बाहर क्या होगा? स्पाइक। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद ये भी एक तरह की प्रोटीन है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, उसी में ये धसा हुआ है। फिर आपको बताया गया उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर पर्पल कलर का कैप्सिड होता है। उसके बाद देखिए 2 RNA हैं। HIV का RNA कितना है? 2 है, दोनों। ये एक RNA है, ये एक RNA है, दोनों को स्प्रिंग जैसे फॉर्म में दिखाया गया है। और बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, उसमें से जो मेन एंजाइम होता है बेटा वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें मेन याद रखना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे रेट्रोवायरस का। HIV के वायरस के ग्रुप का नाम होता है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस वही होते हैं जिनमें क्या होता है? जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाए जाते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, मतलब ये इसके RNA को, ये वायरस के RNA को किस में बदल देंगे? वायरस के DNA में। यानी वायरस के RNA से वायरस के DNA बना लेंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये बात क्लियर हो गया कि इसके ग्रुप का नाम है रेट्रोवायरस।
ठीक है, और ये स्पाइक्ड होता है, एनवलप्ड होता है, उसके बाद प्रोटीन का कैप्सिड पाया जाएगा, उसके बाद इसका जेनेटिक मटेरियल होगा और एंजाइम पाए जाएंगे। मेन एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दो और एंजाइम होते हैं बेटा, एक होता है इंटीग्रेज, और एक होता है प्रोटीएज। तो तीन एंजाइम होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। जो एड्स का वायरस होता है बेटा वो कैसे फैलता है, उसका नाम क्या है? तो एड्स के वायरस का नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV। एड्स के वायरस का नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है, अब ये भी बताया था। इसके ग्रुप का नाम है रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस। ठीक है, ये लिखा है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस वो होते हैं जिनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है और ये एनवलप्ड होता है। देखो लिखा विच है एनवलप, और एनवलप मैंने आपको बता दिया था। और स्पाइक भी होता है उसके एनवलप में, इनक्लोजिंग द RNA जीनोम। और ये एनवलप किसको सुरक्षित रखता है? RNA जीनोम को। कितने RNA पाए जा रहे थे बेटा? 2 RNA पाए जाते हैं। वो भी कैसे होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, जैसा कि फिगर 8.6 में हम लोग देखेंगे। तो ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाई, कैसे फैलता है HIV का इन्फेक्शन? आप में से ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि ये सेक्सुअल कांटेक्ट द्वारा फैलता है। यदि किसी व्यक्ति को जिसके अंदर HIV है, यानी वो व्यक्ति अगर संक्रमित है तो दूसरे को भी स्प्रेड कर देगा सेक्सुअल कांटेक्ट द्वारा। यानी ये एक तरह की STD है, ये एक तरह की STD है और काफ़ी फैटल डिजीज़ है। ठीक है, दूसरा कैसे होगा? बाय द ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर ब्लड या ब्लड का प्रोडक्ट जो है वो अगर कंटामिनेटेड है, यानी उसके अंदर अगर HIV है, तो फिर दूसरे को भी फैल जाएगा। बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड निडल एज इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर। जो लोग नशे की आदत करते हैं, जो लोग ड्रग्स लेते हैं इंजेक्शन द्वारा, उनको ये होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा। और इसका जो पैथोजन होता है बेटा वो प्लेसेंटा भी नहीं रोक पाता, प्लेसेंटा द्वारा वो पास होके चले जाते हैं। अगर मदर को है तो बच्चों में ये चला जाएगा। ठीक है, सो द पीपुल हु आर हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्टियस इंक्लूड्स इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। ये उन्हीं लोगों में इनके हाई रिस्क है जिनमें क्या है, जिनके बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स है। ठीक है, तो उनमें किसी न किसी को अगर होगा तो स्प्रेड हो जाएगा। या फिर ड्रग एडिक्टर है, उनको सबसे ज़्यादा होगा। तो दो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जो लोग ड्रग ले रहे हैं इंट्रावेनियसली, या फिर जिनके सेक्सुअल पार्टनर्स बहुत सारे हैं। हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर। और उसमें भी होगा जिसमें क्या हो रहा है कि बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, जैसे थैलीसीमिया के केस में होता है, जैसे उसमें होता है डायलिसिस के केस में होता है, और इन्फेक्टेड मदर से बच्चे में भी फैल जाएगा। तो इन लोगों को रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पे मान लो ब्लड कंटामिनेटेड है या ब्लड के प्रोडक्ट कंटामिनेटेड है, ये थैला कंटामिनेटेड है, तो फिर जाएगा। देखिए यहाँ पे ये ब्लड दिया जा रहा है किसी पेशेंट को, तो ये ब्लड कंटामिनेटेड अगर है तो उस पेशेंट को भी हो जाएगा। तो ये बात भी क्लियर हो गई। ये देखिए ये व्यक्ति ड्रग ले रहा है, इंट्रावेनियसली ड्रग ले रहा है। तो इसने लिया, इसके दोस्त ने इसी निडल से लिया, इसके तीसरे दोस्त ने इसी निडल से लिया, तो एक ही निडल का इस्तेमाल सब करेंगे तो उसको स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ईयर पियर्सिंग से भी बेटा, ईयर और नोज पियर्सिंग से भी होता है। ठीक है, जब ईयर पियर्सिंग नोज पियर्सिंग करवाते हैं, जो गन का इस्तेमाल करते हैं उसी गन से दूसरे का भी है पियर्सिंग और नोज पियर्सिंग, तो उसको भी स्प्रेड हो सकता है क्योंकि ब्लड कांटेक्ट में आ जाता है। टैटूइंग कराते हैं तो बेटा उसमें भी निडल का उपयोग करते हैं। पता लगा आपने टैटूइंग कराया, किसी और ने टैटूइंग कराया, उस व्यक्ति को एड्स तो आपको भी फैल जाएगा। ठीक है, तो टैटूइंग से भी हो सकता है, टैटू कराने से। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए मदर HIV पॉजिटिव है तो प्रेगनेंसी के समय आ सकता है बेटा, मम्मी से बच्चों में प्रेगनेंसी के समय आ सकता है, या फिर लेबर या डिलीवरी के समय होता है क्योंकि उस समय प्लेसेंटा को कट किया जाता है तो मम्मी का ब्लड बच्चे से मिल सकता है, या ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो सकता है। ये देख लीजिए ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि मिल्क के द्वारा भी आने के चांस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस इन दोनों केसेस में होते हैं। प्लेसेंटा द्वारा आ गया जो बात कही गई है, या फिर जब डिलीवरी हुई तो प्लेसेंटा को कट किया गया तो मम्मी का ब्लड बच्चे से मिक्स हो गया, तो उस समय भी आने का चांस है। कभी कभी ब्रेस्ट फीडिंग से भी आ सकता है। लिखा है डू यू नो व्हेन डू द पीपुल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बच्चे को किसी को भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार कराने की जरूरत क्यों पड़ती है?
एक तो होता है डायलिसिस, जब किडनी फेल हो जाए तो डायलिसिस करानी पड़ेगी, और दूसरा केस होता है बेटा जैसे थैलासीमिया, थैलासीमिया के केस में फाइंड आउट एंड मेक ए लॉट ऑफ सच कंडीशन, बोलते हैं उन कंडीशंस का नाम बताइए, तो मैंने बता दिया। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट HIV या एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मियर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, किसी को छूने से, उसके साथ सोने से, उसके साथ बैठने से, उसके साथ खाना खाने से नहीं स्प्रेड होता है, जब तक कि उसका फ्लूइड उस व्यक्ति के फ्लूइड के संपर्क में ना आ जाए, जब तक कि संक्रमित व्यक्ति से नॉर्मल व्यक्ति में ना आ जाए तब तक ये स्प्रेड नहीं होगा। तो इट इज स्प्रेड ओनली थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स, इसीलिए मिल्क नाम भी आया था, सलाइवा में भी थोड़ा बहुत फैल सकता है, सलाइवा से भी। तो इट इज हेंस इम्परेटिव फॉर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, यानी ये किसी जिसमें फैल जाएगा उसकी फिजिकल और ये बोला गया कि जिसमें ये फैलेगा उसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेलनेस होगी, वो फिजिकली सही दिखाई पड़ेगा, उसका बिहेवियर भी सही होगा, यानी साइकोलॉजिकली भी फिट होगा। तो ये कोई फिजिकल बीमारी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है, कोई मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। दैट द HIV पेशेंट इन्फेक्टेड आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द फैमिली, यानी इस व्यक्ति को जिसको HIV हो गया है उसको फैमिली से अलग नहीं करना चाहिए या सोसाइटी से अलग नहीं करना चाहिए। देयर इज ए वेरी लार्ज टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम, यानी एड्स जो होता है, आज मान लो किसी में इन्फेक्शन हुआ है तो आज ये आ गया है, तो अब इसका जो अपीयरेंस होगा सिम्टम का जो अपीयरेंस होगा, ठीक है, वो बहुत गैप होगा इस केस के बीच में, यानी जिस दिन इन्फेक्शन हुआ और जिस दिन सिम्टम नजर आए वो एक बड़ा सा टाइम लैग होगा उसके बीच में, यानी वो लैग कितना हो सकता है, वो फ्यू मंथ से लेकर के फ्यू ईयर्स तक हो सकता है। देखो लिखा है फ्यू मंथ से और कुछ ईयर्स तक हो सकता है, यूजुअली 5 से 10 सालों तक का गैप देखा गया है। तो इस पीरियड को बेटा विंडो पीरियड कहते हैं, इस पीरियड को क्या बोलते हैं, विंडो पीरियड। और विंडो पीरियड में जब व्यक्ति होता है तो उसमें क्या होता है, वो HIV पॉजिटिव कहलाता है, वो एड्स का पेशेंट नहीं कहलाता है, वो HIV पॉजिटिव कहलाता है पर्सन, ठीक है, क्योंकि अभी उसमें HIV के लक्षण नहीं दिखे हैं। और इस पीरियड में पर्सन में जो छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, जैसे पसीना आना, ठीक है, उसका वेट तेजी से गिरने लगता है, इस समस्या को बोलते हैं एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, ARC, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। तो याद रखो एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी व्यक्ति अभी को एड्स नहीं हुआ, केवल एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, स्किन पे रैसेस आ जाएंगे, वेट लॉस हो जाएगी, ठीक है, वो डायरिया होगा, खराश होगी, ये सारी चीज़ें। इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, देखो इसके स्पाइक जो आते हैं ना वो उन्हीं सेल को अटैक करते हैं जो CD पॉजिटिव होते हैं। और बेटा CD पॉजिटिव सेल के नाम मैं इधर लिख देता हूँ, 3 सेल CD पॉजिटिव होती है, एक होती है मैक्रोफेजेस सेल जो CD4 पॉजिटिव होती है उसको, और CD का मतलब है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो CD इसका नाम है इस रिसेप्टर का, ये क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा CD4। तो मैक्रोफेजेस में पाई जाती है बेटा, दूसरा पाई जाएगी डेंड्रिटिक सेल में, डेंड्रिटिक सेल जो नहीं दिया एनसीईआरटी में, और एक पाई जाती है T हेल्पर सेल में। तो हमें दो ही याद रखना है, मैक्रोफेजेस और T हेल्पर सेल, ठीक है। जैसे ही ये आएगा देखो उसी सेल पे अटैक करेगा जो CD4 है, CD4 पॉजिटिव, और पहली बार अटैक करता है मैक्रोफेजेस सेल पे बेटा। तो फर्स्ट टाइम कहाँ एंट्री होती है, तो फर्स्ट टाइम जब ये एंटर करता है तो मैक्रोफेजेस सेल इधर उधर घूमती रहती है, इसलिए उसके संपर्क में आसानी से आ जाता है। तो ये मैक्रोफेजेस सेल के अंदर मान लो आ गया, और इसका जो ग्लाइकोप्रोटीन है, इसका स्पाइक है, उसका जो उभरा हुआ भाग है ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है, ये इसके रिसेप्टर के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब जुड़ने को बोलते हैं बाइंडिंग, जुड़ने को बोलते हैं बाइंडिंग। अब इसके अंदर प्रोटीएज एंजाइम जो था उसने इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ दिया, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ दिया। ये किसकी सेल है, होस्ट की, ये हम लोग होस्ट हैं, और ये रहा वायरस जो कि पैरासाइट है। तो ये होस्ट सेल में आया, उन्हीं होस्ट सेल में आता है जो CD4 होती हैं, और सबसे पहली बार मैक्रोफेजेस सेल में आएगा। अंदर आने के लिए इसने क्या किया, इसका कैप्सिड तो अंदर आएगा नहीं, और इसने हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे तोड़ा, प्रोटीएज एंजाइम की हेल्प से। अब क्या होगा, कैप्सिड वगैरह तो बाहर ही रह जाएंगे, जेनेटिक मटेरियल और एंजाइम्स अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब कितने RNA अंदर आए, दोनों, क्योंकि इसके पास 2 RNA थे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अपने RNA को और एक एंजाइम का उपयोग करेगा। कौन सा एंजाइम का उपयोग करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।
आरटी बोला था ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का उपयोग कर लिया। अब देखो 2 एंजाइम अब तक यूज हो गए। अब उसके बाद एंजाइम का उपयोग करके ये बना लेगा वायरल डीएनए, ये बना लेगा वायरल डीएनए, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनाने को शुरुआत में बताया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब वायरल का डीएनए बन गया, देखो रेड कलर से शो किया गया है। अब ये वायरस का डीएनए ये हमारे डीएनए के साथ, होस्ट का डीएनए ब्लू कलर से शो किया गया है, इसके साथ ये इंटीग्रेट हो जाएगा। इसी के लिए एंजाइम काम आएगा इंटीग्रेस। इंटीग्रेस यहां पे काम कर रहा है, इंटीग्रेस। ये देखो तीसरा एंजाइम, पहले एंजाइम ने काम कर लिया था पर्पल वाले ने, फिर ग्रीन वाले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था, इसने काम कर लिया, फिर येलो वाला जो था इंटीग्रेज है, ये इंटीग्रेशन कर देता है। अब इसका डीएनए हमारे डीएनए के साथ जुड़ गया है, और फिर क्या होगा, फिर उसके बाद रेप्लिकेशन होगा, डीएनए से डीएनए बनेंगे, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी। अब देखो डीएनए से आरएनए बन गया तो आरएनए भी अवेलेबल हो गया, वायरस का आरएनए मल्टीप्लाई होके बन गया, और वायरस के आरएनए ने प्रोटीन भी बना लिया। अब जब सब कुछ बना लेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगी, आरएनए और प्रोटीन को असेंबल कर दिया जाएगा, और फिर से नए वायरस बन जाएंगे अंदर। ये देखिए असेंबली हो गई, असेंबली हो गई तो फिर से नया वायरस बन गया, और फिर ये वायरस एक आया था और अनेकों वायरस बन बन के निकलने लगेंगे। देखो 3 वायरस निकलते हुए दिखाए गए हैं, ठीक है। इस निकलने की प्रोसेस को बडिंग कहते हैं, ये बड करके निकल आता है, इसको बोलते हैं बडिंग। तो इस प्रकार आपने देखा वायरस डीएनए आया, वो CD4 रिसेप्टर से जुड़ा, पहली बार कहां पे आता है, मैक्रोफाजिस सेल में। मैक्रोफाजिस सेल में आने के बाद पहले उसने प्रोटीएज का उपयोग किया, अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया, और उसके बाद इसके दोनों आरएनए रिलीज हो गए। आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करके डीएनए में बदल दिए गए, और ये डीएनए हमारे डीएनए के साथ इंटीग्रेज एंजाइम के नाम से इंटीग्रेशन हो गया, और इंटीग्रेशन होने के बाद इसने मल्टीप्लाई किया तो रेप्लिकेशन हो गया, बहुत सारी कॉपीज बन गई, फिर आरएनए बन गया। रेप्लिकेशन के बाद होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद होता है ट्रांसलेशन। अब आरएनए और प्रोटीन बन चुके हैं तो आरएनए और प्रोटीन की असेंबली कर दी जाएगी, और इन सबको जोड़ के नए नए वायरस बना लिए जाएंगे, और नए वायरस को बडिंग द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। अब ये वायरस क्या करेंगे, ये और जो और मैक्रोफेजेस सेल हैं उनको जाके अटैक करेगा, ये दूसरी मैक्रोफेजेस सेल को अटैक करेगा, और फिर साथ में ही टी हेल्पर सेल को भी अटैक करेगा। तो टी हेल्पर सेल को भी अटैक करता है, टी हेल्पर सेल को अटैक करता है तो टी हेल्पर सेल की संख्या धीरे धीरे घटने लगती है, और जैसे जैसे अटैक करता जाएगा टी हेल्पर सेल की संख्या घटने लगी, मैक्रोफेजेस सेल की घटने लगी, तो फिर क्या होगा, व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। इसीलिए इसका नाम पड़ा इम्यूनोडेफिशिएंट वायरस। कौन सा वायरस, इम्यूनोडेफिशिएंट वायरस, ठीक है। और देख रहे हो आप, एक वायरस आया था, कई सारे वायरस बन गए, किसमें बने, मैक्रोफेजेस सेल में। इसलिए मैक्रोफेजेस सेल को बोलते हैं HIV फैक्ट्री, मैक्रोफेजेस सेल को बोलते हैं HIV फैक्ट्री। इस प्रकार मैक्रोफेजेस सेल को HIV फैक्ट्री कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, सारे एंजाइम भी क्लियर हो गए होंगे। ये देखो ये अंदर आया, इसने इसके जेनेटिक मटेरियल को अंदर डाल दिया, स्पाइक वगैरह सब कैप्सिड वगैरह बाहर रह गया, ये आरएनए अंदर आ गया, और आरएनए ने एंजाइम का उपयोग किया और वो बना लेगा डीएनए, आरएनए से डीएनए बन जाएगा। ये देखो वायरस का डीएनए बन गया। उसके आगे की स्टोरी आपको पता थी, फिर हमारे डीएनए के साथ इंटीग्रेट हुआ, फिर उसके बाद उसने आरएनए रेप्लिकेशन किया, ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसलेशन किया, और प्रोटीन बना दिया। और फाइनली देखो अब बनाने के बाद निकलेगा, इस फेज में देखो निकलते हुए दिखाया है, इस फेज में घुसते हुए दिखाया है, इस फेज में जब वायरस बन के निकलते हुए दिखाया है, इस प्रोसेस में बडिंग को दिखाया है, इस प्रोसेस में एंट्री को दिखाया है, ठीक है। तो दोनों एनिमेशन से आपको क्लियर हो गया, और बीच की प्रोसेस मैंने आपको सारी बता दी, तो एवरीथिंग इज क्लियर। आगे देखते हैं इसी प्रोसेस को। अब देखिए एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, किसी भी पर्सन की बॉडी में आने के बाद द वायरस इंटर्स इनटू द मैक्रोफेजेस। कहां पे आएगा, मैक्रोफेजेस। क्यों आएगा, क्योंकि CD4 पॉजिटिव थी, CD4 पॉजिटिव सेल बोलते हैं, जिनमें CD4 रिसेप्टर होते हैं, उसको बोलते हैं CD4 पॉजिटिव। CD का मतलब क्या था, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, वेयर आरएनए जीनोम ऑफ वायरस रेप्लिकेट्स टू फॉर्म वायरल डीएनए। जब मैक्रोफेजेस सेल में आया था तो फाइनली क्या हुआ, वायरस का जो आरएनए था वो वायरस के डीएनए में बदल गया। कौन से एंजाइम की हेल्प से, with the help of reverse transcriptase enzyme, and this viral DNA get incorporated into host cell DNA। अब ये इनकारपोरेट हो गया था, मतलब इंटीग्रेट हो गया था, और इसके लिए इंटीग्रेज नाम के एंजाइम ने काम किया था। उसके बाद बताया गया एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरल पार्टिकल, और हमारी ही सेल को, हमारी मैक्रोफेजेस सेल को इसने डायरेक्शन दिया बहुत सारे वायरस बनाने के लिए। तो देखो बहुत सारे वायरस बन गए थे, और वायरस बनने के बाद बडिंग द्वारा बाहर आ गए, एंड इसीलिए मैक्रोफेजेस सेल लगातार वायरस बनाती चली जाती है। इन दिस वे इट इज नोन एज HIV फैक्ट्री। इसीलिए हम लोग ने मैक्रोफेजेस सेल को क्या नाम दिया बेटा, HIV फैक्ट्री।
साइमल्टेनियसली HIV इंटर्स इनटू द हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ये भी, इस पे भी CD4 पॉजिटिव है, ये भी CD4 पॉजिटिव है बेटा, तो इस पे भी अटैक करेगा, टी हेल्पर सेल में जाके अटैक करेगा, वहां पे भी रेप्लिकेट करेगा और बहुत सारे प्रोजेनी वायरस बनाता चला जाएगा। प्रोजेनी वायरस रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड अटैक द अदर हेल्पर टी सेल, और जैसे जैसे वो वायरस बाहर आएंगे, एक को नुकसान पहुंचाएंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर कईयों को नुकसान पहुंचाएंगे, लगातार टी हेल्पर सेल की संख्या घट जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में 1200 पर मिलीमीटर क्यूब होना चाहिए, लेकिन ये घटते घटते टी हेल्पर सेल घटते घटते 200 पर मिलीमीटर क्यूब रह जाता है, और जब 200 पर मीटर क्यूब रह जाता है तो व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर हो जाती है। व्यक्ति के लिए जरा भी वो कोई भी इंफेक्शन होगा उसको तुरंत हो जाएगा, कोई भी डिजीज होगी तुरंत उसको हमला कर देगी। एंड दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू द प्रोग्रेसिव डिक्रीज द नंबर ऑफ हेल्पर्स टी लिम्फोसाइट। लगातार हेल्पर सेल देखो 1200 से 200 हो गया बिल्कुल, लिम्फोसाइट इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में पर्सन को क्या होगा, बुखार आएगा, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया तो भैया बुखार आएगा। डायरिया मैंने बोला था आपको, वेट लॉस बोला था, नाइट स्वेटिंग भी बोलते हैं, ये सब ARC के सिम्टम है। ARC एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी विंडो पीरियड के समय के। विंडो पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें इसके लक्षण नजर नहीं आते, तो विंडो पीरियड के ये लक्षण है, ठीक है। नाइट स्वेटिंग, स्किन रैशेस, ये सब सिम्टम होते हैं। फिर देखिए, अब चूंकि हेल्पर सेल काफी कम हो गई है, हेल्पर सेल काफी कम हो गई, टी हेल्पर सेल या टी लिम्फोसाइट काफी कम हो गई है, कितनी हो गई थी, 200 पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो क्या होगा, तो पर्सन में बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाएंगे, यानी पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस दैट कुड बी अदरवाइज ओवरकम सच एज दोस ड्यू टू बैक्टीरिया। बोलते हैं जो उससे नहीं होने चाहिए वो भी इन्फेक्शन हो जाएंगे, जैसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा, स्पेशली माइकोबैक्टीरियम जो कि ट्यूबरकुलोसिस कॉज कर देता है, और वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा बहुत सारा, फंजी का इन्फेक्शन हो जाएगा, इवन एक पैरासाइट होता है टॉक्सोप्लाज्मा, तो टॉक्सोप्लाज्मा का भी इन्फेक्शन हो जाता है। द पेशेंट बिकम्स इम्यूनोडेफिशिएंट, पेशेंट इतना ज्यादा इम्यूनिटी कम हो जाती है कि ही या सी इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ अगेंस्ट दीज इन्फेक्शन। मतलब व्यक्ति को अब ये इन्फेक्शन होने ही नहीं चाहिए, नॉर्मल पर्सन को ये इन्फेक्शन जल्दी होते नहीं, इसको आसानी से हो जा रहे हैं। क्योंकि हमारे सोल्जर्स यानी टी लिम्फोसाइट्स कम होते जा रहे हैं। वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट इज एड्स इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट ELISA टेस्ट, यानी ELISA टेस्ट करते हैं, और ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है, लेकिन ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है बेटा। कंफर्मेटरी टेस्ट का नाम होता है वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, तो याद रखो वेस्टर्न ब्लॉट कंफर्मेटरी टेस्ट है। लेकिन रूटीन टेस्ट कौन सा होता है, रूटीन टेस्ट बोलते हैं बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी PCR को। तो रूटीन टेस्ट पूछा जाए तो PCR, कंफर्मेटरी टेस्ट पूछा जाए तो वेस्टर्न ब्लॉट, और एज यूजुअल वाइडली यूज्ड टेस्ट पूछा जाए तो आप बताओगे ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एस्से। ये बेस्ड होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पर, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पर। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शियल इफेक्टिव। देखो इसका कोई इलाज तो है नहीं, तो हम करेंगे क्या, हम रेट्रोवायरस को रोकने की कोशिश करेंगे, उसके ग्रोथ को रोकने की कोशिश करेंगे। कैसे रुकेगा, ये ऐसे रुकेगा बेटा, ऐसे रुकेगा। या तो आप इसके प्रोटीएज एंजाइम को रोक दो, कि ऐसी दवा हो कोई जो इसका प्रोटीएज एंजाइम नष्ट कर दे, तो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। अगर मान लो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को कोई नष्ट कर दे, तो फिर बताओ क्या होगा, ये हमारे अंदर हमारे DNA से जुड़ नहीं पाएगा। या तो इंटीग्रेस को कोई दवा जाके अटैक कर दे, तो इंटीग्रेस काम नहीं कर पाएगा, तो ये हमारे DNA से जुड़ नहीं पाएगा, तो अपनी नंबर नहीं बढ़ा पाएगा। यानी जितनी भी दवाएं बनाई गई एंटी रेट्रोवायरल, ये किसी न किसी एंजाइम को ही जाके ब्लॉक कर देती हैं, और इन एंजाइम के ब्लॉक हो जाने से क्या हो जाएगा, हमारी क्या होगी, वायरस की ग्रोथ को हम थाम सकते हैं, जिससे हमारी आयु बढ़ेगी, लेकिन डेथ को हम नहीं टाल सकते। लिखा है दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग्ड ऑफ द लाइफ, लाइफ को बढ़ा देगी पेशेंट की, बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ, लेकिन डेथ को नहीं रोक पाएगी, क्योंकि डेथ तो होके रहेगी। इनइविटेबल का मतलब डेथ तो एक प्राकृतिक घटना है, वो तो होनी ही होनी है, यानी होके ही रहेगी। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, एड्स इज नो क्योर, एड्स का कोई इलाज नहीं है, लेकिन तो फिर क्या है, प्रिवेंशन इज बेस्ट ऑप्शन।
और आपने प्रिवेंशन इज बेस्ट देन क्योर सुना भी होगा, तो प्रिवेंशन इज बेस्ट ऑप्शन. मोर एवर HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड ड्यू टू द कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न एंड इज नॉट समथिंग दैट हैपन्स इन एडवेंटली लाइक निमोनिया एंड टाइफाइड. ठीक है, तो बोला गया क्या कि ये ऐसे नहीं होता है, ये जो है हमारे कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न की वजह से होता है, मतलब हमारी लापरवाही से होगा. समझो, हमारे अगर हम अगर अपने बिहेवियर को कॉन्शियस नहीं रखेंगे तो हमें एड्स हो जाएगा. ये ऐसे नहीं होता कि जैसे बाय चांस हो जाए कंटामिनेटेड वाटर और फूड से या एयर से. जैसे एयर से कौन सा हुआ था, निमोनिया कंटामिनेटेड एयर से हुआ था. ये किससे हुआ था, कंटामिनेटेड वाटर और फूड से. ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट न्यू बॉर्न फ्रॉम मदर एसेट्रा, मतलब जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ठीक है, तो न्यू बॉर्न में ये हो सकता है मदर से. मे टेक्स प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग, ऐसा तभी होगा जब पुअर मॉनिटरिंग करी जाएगी. अगर सही से देख रेख करी गई तब फिर ये इससे बचा जा सकता है. द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस, एक ही इसका कारण हो सकता है, अगर आपने इग्नोर किया, इनको हल्के में लिया, तो फिर क्या हो जाएगा, समझो एड्स हो जाएगा. एंड इट इज बीन राइटली सेड, ये भी कहा जा सकता है डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, मतलब अगर हम लापरवाही नहीं करेंगे तो हमारी मृत्यु नहीं होगी. तो डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस. इन अदर कंट्री द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में नैको बनाया गया है. नैको का मतलब होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. ये देखिए, इसका ए ऐसे लिखते हैं, रेड रिबन डे. रेड रिबन डे सेलिब्रेट करते हैं ना, एड्स डे, रेड रिबन डे बोलते हैं उसको. तो वो नैको का ये इस तरह से सिंबल है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है एम्स. कहाँ पे, एम्स में. तो नैको एंड अदर एनजीओ, बहुत सारे एनजीओ भी बनाए गए हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो काम कर रहे हैं. किस पर काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं. किसके लिए, एड्स के लिए, कि एड्स कैसे होता है, कैसे बचना है, एड्स पर्सन के साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए, उसको आइसोलेट नहीं करना चाहिए. ये कोई शारीरिक और मानसिक रूप से बीमारी नहीं है. WHO हैज स्टार्टेड नंबर ऑफ प्रोग्राम्स. WHO लगातार देखो बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है, तो उसने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए टू प्रिवेंट एंड स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन, यानी HIV से बचा कैसे जाए, उसके इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए. मेकिंग ब्लड, यानी ब्लड को हम क्या करें, सेव कर लें. किससे, HIV से, यानी हमें ब्लड बैंक में जो है वो HIV फ्री ब्लड को स्टोर करना पड़ेगा. इंश्योरिंग द यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल निडल और सिरिंज का इस्तेमाल करना चाहिए. कहाँ पे, पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में. बिल्कुल इसको कंपलसरी कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया. तो और क्या होगा, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम. जितने भी PHC है, हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CSC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उन सब में क्या किया जाता है, फ्री कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज को कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी नशे की लत को कंट्रोल करना पड़ेगा. एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, यानी सबको सेफ सेक्स कैसे होगा ये बताया जाए, ठीक है, कैसे बचना है ये बताया जाए. एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप फॉर HIV इन ससेप्टिबल पॉपुलेशन, जिस आबादी में ज़्यादा है HIV, जैसे कई जगह पे होता है ना, कई लोगों का पेशा है प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह, तो वहाँ पे क्या होता है, वो लोग ज़्यादा ससेप्टिबल हैं, तो उनको लगातार चेक करना चाहिए, वहाँ पे रेगुलर चेकअप कराना चाहिए. एंड सम सच स्टेप टेकन अप, ये कुछ स्टेप्स थे जो हमें लेने पड़ेंगे. इन्फेक्शन विद HIV और HIV एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन, मतलब HIV का इन्फेक्शन या फिर एड्स वाले व्यक्ति को, ठीक है, छुपाना नहीं चाहिए इस रोग को, अपने आप को, क्योंकि अगर छुपाएंगे तो दूसरे लोगों को भी फैल जाएगा. सिंस देन द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू अदर पीपुल, यानी बहुत सारे लोगों को फैल सकता है उस व्यक्ति से. HIV एड्स इन्फेक्टेड पीपुल नीड हेल्प. HIV या एड्स इन्फेक्टेड पीपुल को, देखो बार बार लिख रहा है HIV या एड्स इन्फेक्टेड, यानी HIV कब बोलेंगे, HIV पॉजिटिव कब बोलेंगे, और एड्स वाला पेशेंट कब बोलेंगे, पता है ना आपको. जब वायरस आ जाए लेकिन लक्षण न नजर आए तो HIV, और जब लक्षण नजर आते तो एड्स. तो HIV या एड्स इन्फेक्टेड पीपुल नीड्स हेल्प एंड सिंपैथी इंस्टेड ऑफ बीइंग सन्ड बाय द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को बाइकाट करने की बजाय इस व्यक्ति को सिंपैथी देनी चाहिए, ताकि वो HIV पेशेंट अपने रोग को ना छुपाए, वरना और भी लोगों में स्प्रेड हो सकता है. अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज इट्स अ प्रॉब्लम टू बी डील विद द कलेक्टिव मैनर and the chance of wider spread of disease increase manifold. जब तक सोसाइटी इस एड्स वाले पेशेंट को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं डील करेगी, तब तक क्या होगा, तब तक ये
और भी लोगों को फैल सकता है, कई गुना फैल सकता है। इंक्रीज मैनीफोल्ड का मतलब कई गुना फैल सकता है। इट इज मैलेडी दैट कैन ओनली बी टैकल्ड बाय द सोसाइटी एंड द मेडिकल फ्रेटर्निटी एक्टिंग टुगेदर टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज। मतलब ये हमारे इस मुसीबत को कैसे, मेलेडी मतलब मुसीबत, इस मुसीबत को कैसे टैकल करना है, इस मुसीबत को ऐसे टैकल करना है कि सोसाइटी और मेडिकल दोनों मिलके काम करें, मतलब समाज भी काम करे और मेडिकल फील्ड भी इस पे काम करे, तब जाके हम इसको स्प्रेड होने से रोक पाएंगे। यानी लिखा है ना, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज। क्लियर बेटा? अब आते हैं कैंसर पे। कैंसर इज वन ऑफ द, देखो हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में सेल डिवीजन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। सेल डिवीजन होने लगेगी और जब बहुत सारे सेल बन जाएंगे और सारे सेल एक दूसरे के टच में आ जाएंगे तो क्या करेंगे, वो सेल एक अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं। यानी कैसी प्रोसेस है, कंट्रोल्ड प्रोसेस है। सेल डिवीजन बहुत सिस्टमैटिक और कंट्रोल्ड प्रोसेस है। और जब सेल की बाउंड्रीज एक दूसरे को टच करने लगती हैं तो सेल डिवीजन रुक जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। लेकिन अगर मान लो किसी सेल में ये प्रॉपर्टी लूज हो जाए, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लूज हो जाए, मतलब सेल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हो फिर भी वो सेल डिवीजन लगातार कर रही हैं, तब सेल डिवीजन कैसा हो जाएगा, अनकंट्रोल। इस अवस्था को कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर इज व्हाट, कैंसर इज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ड्यू टू द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है। और यहां पे क्या होता है कि हर सेल की प्रोग्राम सेल डेथ होती है। कैंसरस सेल की प्रोग्राम सेल डेथ जो है वो इरेगुलेटेड हो जाती है, मतलब कैंसरस सेल मरेंगी ही नहीं कभी, वो अमर हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर? तो कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब कैंसर बहुत ही जानलेवा बीमारी है। किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए। एंड इट इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। इससे बहुत ज्यादा मृत्यु हो रही है पूरे संसार में। मोर देन ए मिलियन इंडियंस सफर फ्रॉम कैंसर। मतलब 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, ये 10 लाख से भी ज्यादा लोग कैंसर से सफर कर रहे हैं। और उनमें से ज्यादातर पॉपुलेशन की तो मृत्यु भी हो जाती है। और ऐसा कब का डाटा है? एनुअली डाटा है, ये एनुअल डाटा है। यानी हर साल लाखों लोग संक्रमित होते हैं और उनमें से ज्यादातर मर जाते हैं। The mechanism that underlying development of cancer या oncogenic transformation of cell। सेल के अंदर बेटा होता है प्रोटो ऑन्कोजीन, सेल के अंदर होता है प्रोटो ऑन्कोजीन। ये बेटा किसी कुछ कारणों से, कुछ कार्सिनोजन के कारण ये बदल जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। ये कैसा है हमारे शरीर में? इनएक्टिव। ठीक है। और जब ये एक्टिव हो जाएगा तो किस में बदल जाएगा? ऑन्कोजीन में। और तब हमें हो जाएगा कैंसर। तभी ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लूज हो जाती है। तो क्या लिखा है? मैकेनिज्म दैट अंडरलाइंग डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। या तो जीन के उसकी वजह से हो जाए या किसी और कारण से कैंसर हो। तो कैंसर कई कारणों से हो सकता है। तो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया प्रोटो ऑन्कोजीन का ऑन्कोजीन में बदल जाना, ये भी कैंसर का कॉज है। इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हैव बीन सम ऑफ मोस्ट इंटेंसिव रिसर्च ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन। आजकल बायोलॉजी और मेडिसिन में इस पर काफी रिसर्च चल रही है, काफी ट्रीटमेंट और कंट्रोल के तरीके ढूंढ लिए गए हैं। आपको पता भी है कि आज की डेट पे कैंसर का इलाज संभव है। देखो लिखा है हमारे शरीर में सेल का ग्रोथ और उसका डिफरेंशिएशन बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और रेगुलेटेड वे में होता है। लेकिन कैंसरस सेल में क्या होता है, ये जो रेगुलेशन है इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। यानी देयर इज ए ब्रेक डाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। यानी कैंसरस सेल इस रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती हैं। मतलब कंट्रोल सेल डिवीजन की बजाय अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाता है। देखो क्या लिखा है, नॉर्मल सेल शो ए प्रॉपर्टी called the contact inhibition by the virtue of which contact the cell inhibit their uncontrolled growth। क्या बोला गया? एक सेल है और वो सेल क्या कर रही है? वो सेल डिवाइड कर रही है। और डिवाइड करने के बाद जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगी तो सेल डिवीजन रुक जाएगा। और ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी थी? नॉर्मल सेल की। लेकिन कैंसरस सेल कांटेक्ट में आने के बावजूद भी नहीं रुकेंगी। तो यही कह रहा है, नॉर्मल सेल क्या करती है? एक प्रॉपर्टी शो करती है जिसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन, बाय वर्च्यू ऑफ विच कांटेक्ट विद अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल ग्रोथ। यानी सेल का ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाता है। ठीक है। कैंसर सेल अपीयर टू हैव लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है।
यानी कि जब तक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होगा तब तक अनकंट्रोल ग्रोथ इनहिबिट हो रही है और कैंसरस सेल में अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगता है क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसका परिणाम क्या होगा? कैंसरस सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड, कैंसरस सेल लगातार डिवाइड करती रहती है। तभी तो मैं बोल रहा था अनकंट्रोल सेल डिवीजन। और इसका परिणाम क्या होगा? जब लगातार डिवाइड करेंगी तो मास ऑफ द सेल बन जाएगा। इन मास को क्या बोलते हैं? ट्यूमर। एंड ट्यूमर आर टू टाइप, एक बिनिंग ट्यूमर होगा और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। कितने तरह के ट्यूमर होते हैं? मैलिग्नेंट और बिनिंग ट्यूमर होते हैं। ठीक है, बिनिंग ट्यूमर क्या होता है? देखो पहले यहां समझो, ये देखो, ये एक कैंसरस सेल है। अब देखो इस कैंसरस सेल ने अपने आप को कितना अनकंट्रोल कर लिया। ये देखो पूरा एक मास बन गया, इसी को बोलते हैं ट्यूमर, इसी को बोलते हैं ट्यूमर। और जब ये ट्यूमर ना फटे तब इसको बोलते हैं बिनिंग ट्यूमर, और फट जाए और इधर उधर फैल जाए तो बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। आइए पढ़ते हैं। बिनिंग ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन। बिनिंग ट्यूमर मान लो मुंह में है तो मुंह में ही रहेगा, वो कहीं दूसरी जगह पर नहीं फैलता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड रहता है। तो बिनिंग ट्यूमर नॉर्मली एक जगह पे स्थिर रहता है, ठीक है, ओरिजिनल लोकेशन पे स्थिर रहता है और फैलता नहीं है। डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड काज लिटिल डैमेज। इसकी वजह से बहुत कम नुकसान होता है। मान लो यहाँ गांठ है तो इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये गांठ बनी रहेगी। हाँ, थोड़ा बहुत तो खाने पीने में दिक्कत होगी, दर्द बना रहेगा, लेकिन क्या है कि नुकसानदेह बहुत ज़्यादा नहीं है, लिटिल डैमेज हुआ हमें। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर दूसरी तरफ क्या होता है? यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑन द अदर हैंड मास ऑफ प्रोलिफरेटिव सेल। इसकी सेल देखो लगातार बढ़ती जा रही है, रुक नहीं रही है, लगातार बढ़ते बढ़ते फट गई। ठीक है ना, लिखा है सेल ब्रेक थ्रू द एपिडर्मल लेयर इनटू द ब्लड। यानी कि ये लगातार बढ़ती जा रही हैं, और जब बढ़ती जा रही है तो उसमें क्या हो रहा है? नई नई सेल बनती जा रही है। उनको ट्यूमर सेल या न्यूप्लास्टिक सेल बोलते हैं। ये सेल ग्रो करेंगी बहुत तेजी से क्योंकि अनकंट्रोल सेल डिवीजन चल रहा है, और हमला कर देंगी। किसको हमला कर देंगी? अगल बगल की नॉर्मल सेल को, और उनको डैमेज कर देंगी। एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल सेल। अगल बगल की जो सेल है ट्यूमर के आसपास की, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, जब ये फटेगा तो अगल बगल की सेल को भी कैंसरस सेल में बदल देंगी, उसको भी नुकसान पहुंचा देंगी। फिर क्या लिखा है? एज दिस सेल एक्टिव डिवाइड, ये सेल एक्टिवली डिवाइड कर रही है एंड ग्रो, दे ऑल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल बाय कंपीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट। क्या बोला गया? ये सेल जो है तेजी से डिवाइड कर रही हैं और ग्रोथ कर रही हैं। कौन सी सेल तेजी से डिवाइड कर रही हैं? कैंसरस वाली सेल तेजी से डिवाइड करेंगी, और जो नॉर्मल सेल है उसके साथ कंपटीशन कर रही हैं। इसका खाना ये खा जा रही हैं छीन के, ठीक है, इनका न्यूट्रिएंट्स ये खा जा रहे हैं छीन के कैंसरस सेल, तो कंपटीशन बढ़ गया। अब खाने की कमी की वजह से हमारी सेल मर जाएगी, न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हमारी नॉर्मल सेल मर जाएंगी, और ये सेल पनपती जा रही है लगातार। इसलिए कैंसर जहां हो जाता है वो फैलता ही जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? ये जो भी सेल है एक्टिव सेल, कैंसर की सेल एक्टिव होती हैं, वो लगातार डिवाइड कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं और खाना खा रही हैं। किसको भूखा रख दे रही हैं? स्टार्व द नॉर्मल सेल बाय कॉम्पिटिंग फॉर द वाइटल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वो कंपटीशन कर रही हैं, वाइटल न्यूट्रिएंट छीन ले रही हैं। सेल स्लॉट फ्रॉम द ट्यूमर, ये देखो सेल यहाँ की देखना अभी स्लॉट कर जा रही है, फट जाएगी, देखना ये फट गई, अब देखना अभी फट जाएगी, ये देखो ये फट गई है, स्लॉट हो गई, यानी सेल ब्रेक हो गई। सेल स्लॉट का मतलब सेल टूट टूट के निकलने लगी ट्यूमर से और पहुंच गई दूसरे जगहों पे। किसके थ्रू फैली? ब्लड द्वारा तैर के गई। एंड व्हेन एवर दे गेट लॉस्ड इनटू द बॉडी, और जहां पे भी ये कहीं पे संपर्क में आएगी किसी टिश्यू के, तुरंत क्या होगी? वहां पे वहीं अपना घर बना लेगी। एंड दिस स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर हेयर, यानी वहां पे एक ट्यूमर बन जाएगा। दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटास्टेसिस, इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं, और ये सबसे भयानक प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर की। चलिए बेटा बता दीजिए मेटाजेनेसिस क्या होता है? मेटाजेनेसिस आपने कहाँ सुना है? बताइए। तो मैं आपको याद दिला रहा हूं, मेटाजेनेसिस आपने ओबेलिया में सुना होगा, पॉलिप का मेडूसा और मेडूसा का पॉलिप में बदलना ही मेटाजेनेसिस कहलाता है। और ये था बेटा मेटास्टेसिस। कैंसर के कॉज क्या थे? कैंसर के कॉज बताया था आपको। नॉर्मल सेल जब भी कभी किसी कैंसरस या न्यूप्लास्टिक सेल में बदलती है तो उसके कई कारण हो सकते थे। फिजिकल कारण क्या होते हैं बेटा? फिजिकल कारण में कोई रेडिएशन हो सकता है, जैसे एक्सरे, गामा रेस, कॉस्मिक रेस, ये सब तो आयोनाइज्ड रेज हैं। लेकिन अगर नॉन आयोनाइज्ड रेस की बात करें तो यूवी रेस, इन सब से एक्सरे होता है, क्योंकि ये म्यूटेशन कॉज कर देती है, प्रोटॉन को ऑन्कोजिन में बदल जाता है। तो क्या लिखा है? फिजिकल फैक्टर मैंने आपको बता दिया। केमिकल फैक्टर में क्या होता है? जैसे निकोटीन वगैरह होता है टोबैको च्युइंग करते समय, या फिर स्मोकिंग में धुएं में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। सिगरेट में टार होता है, TAR, जो कार्सिनोजेनिक होता है।
ठीक है ना। और क्या होता है, बायोलॉजिकल एजेंट्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कुछ वायरसेस होते हैं, उनको ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं। अभी मैं एक टेबल दिखाऊंगा आपको। तो दीज एंड एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजन। जो कैंसर कॉज करते हैं उन एजेंट्स को बोलते हैं कार्सिनोजन। जैसे एलर्जी कॉज करने वाले को एलर्जेंस कहते हैं। आयोनाइजिंग रेज में आई गई, जैसे एक्सरे, गामा रेज, कॉस्मिक रेज लिख दिया था। नॉन आयोनाइज में आ गई यूवी रेज। तो ये कौन सा फैक्टर हो गया, फिजिकल। फिर इनसे क्या होता है, डीएनए डैमेज हो जाता है। डीएनए डैमेज हो गया क्योंकि डीएनए में म्यूटेशन आ गया और इसमें नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, मतलब वो बनने लगता है। कौन सी सेल बनने लगेगी, तो ये बनने लगेगी ट्यूमर सेल। अब केमिकल की बात आई, फिजिकल की बात केमिकल। केमिकल कार्सिनोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टोबैको स्मोक में प्रेजेंट होते हैं। क्या नाम है उसका, टार। और जब टोबैको च्युइंग करते हैं तो उसमें निकोटीन होता है। तो टोबैको स्मोकिंग में हैव बीन आइडेंटिफाइड एज मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। इससे लंग कैंसर बहुत ज्यादा होता है। और कैंसर कॉजिंग वायरस को क्या बोलेंगे बेटा, ऑन्कोजेनिक वायरस। मैंने बोला था यहाँ पे ऑन्कोजेनिक वायरस। उनके जीन को क्या बोलेंगे बेटा, वायरल ऑन्कोजीन, क्योंकि वो वायरस के अंदर वायरस ऑन्कोजीन होते हैं, उनके पास जीन होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमें कैंसर कॉज कर देते हैं, उनके जीन को बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन। फर्दरमोर सेवरल जीन कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन। हमारे अंदर जो जीन था वो सेलुलर ऑन्कोजीन था, उसी को हमने बोला था प्रोटो ऑन्कोजीन। तो प्रोटो ऑन्कोजीन किस में बदल जाएगा, ऑन्कोजीन में। इसीलिए कैंसर की स्टडी को बेटा क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल। ये सब हमारी नॉर्मल सेल में थे प्रोटो ऑन्कोजीन, लेकिन जब कैंसर हो गया तो ये एक्टिवेट हो गए और ऑन्कोजीन में बदल गए। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती है जिसके कारण ये एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे बताया किसी वायरस के कारण एक्टिवेट हो जाएंगे, फिजिकल फैक्टर द्वारा एक्टिवेट हो जाएंगे, केमिकल फैक्टर द्वारा एक्टिवेट हो जाएंगे, तब ये बदल जाएंगे ऑन्कोजीन में। तो लिखा है कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। सेल में प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में बदल गई। ये देखिए कुछ वायरस हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। तो इधर एग्जांपल ऑफ कैंसर लिखा है, इधर लिखा है कौन से वायरस। तो देखो इधर यहाँ पे लिखते हैं, ये डीएनए वायरस के कुछ नाम याद रखो। इनका वो है जो जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, और ये 2 आरएनए के नाम याद रखने हैं। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ये भले ही ना याद हो कि कौन सा कैंसर होता है, लेकिन ये जरूर याद रखिए कौन सा वायरस कैंसर कॉज करता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी बोलते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्विकल कैंसर और स्किन कैंसर कॉज कर देता है। एप्स्टीन बार वायरस यानी EBV, ये बर्किट लिम्फोमा और हॉटकिन लिम्फोमा कॉज करता है। ह्यूमन हर्पीस वायरस 8, ये कैपोसिस सार्कोमा कॉज करता है, कैपोसिस सार्कोमा। ठीक है, HHV, ह्यूमन हर्पीस वायरस। आरएनए वायरस में 2 हैं, HTLV फर्स्ट यानी कि ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस। तो ये देखो टी लिम्फोसाइट को ल्यूकीमिया कॉज कर देगा, ब्लड कैंसर यानी। ये देखो हेपेटाइटिस बी वायरस लिवर कैंसर करेगा, हेपेटो वर्ड लिवर के लिए आता है। तो याद रखो ये 5 वायरस बताए हैं जो कैंसर कॉज करेंगे। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, कैंसर को कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज इसेंशियल। देखो जब जल्दी पता चलेगा तभी इलाज होगा, बाद में पता चलेगा तो इलाज करने के लिए बहुत लेट हो जाएगी। तो अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो क्या होगा, हम उसको उस डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं सक्सेसफुली इन मैनी केस। तो हम लोग उसको सक्सेसफुली ट्रीट कर लेंगे। बाद में पता चलेगा तो बेटा मृत्यु दर बहुत ज्यादा हो जाती है। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी। कैंसर डिटेक्शन किस पर करते हैं, बायोप्सी पर। बायोप्सी क्या होता है बेटा, बायोप्सी में देखो ये होता है, ये देखिए बायोप्सी में क्या होता है, एक निडिल ले ली और ये इसके देखिए ब्रेस्ट में कैंसर है, ये फीमेल के ब्रेस्ट में कैंसर है, तो उस निडिल से इसका थोड़ा सा टिश्यू निकाल लिया। ठीक है, थोड़ा सा टिश्यू निकाल लिया और ये बीस्ट लंप का मतलब ये वो गांठ बन गई है ब्रेस्ट में, इसका टिश्यू निकाल लिया निडिल ब्रेस्ट बायोप्सी के द्वारा। और फिर उसका क्या करते हैं, उसको हम लोग कलर करते हैं। कलर करने के बाद उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं। तो यही होता है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। तो देखो क्या लिखा है, कैंसरस सेल इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ द टिश्यू एंड द ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। तो बायोप्सी कर सकते हैं, बोन मैरो टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ब्लड टेस्ट या बोन मैरो टेस्ट कब करेंगे, इससे पता चलेगा इंक्रीज्ड सेल काउंट ऑफ WBC इन ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर के लिए ब्लड टेस्ट कर लो, बोन मैरो टेस्ट कर लो। ठीक है, जैसे किसी टिश्यू में था तो बायोप्सी कर लो, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कर लो। बायोप्सी में करते क्या है, अभी बताया था, इन बायोप्सी ए पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन स्लाइस।
पहले जो पीस निकाला था नीडल द्वारा उसको छोटे टुकड़े में कट कर लेते हैं। कट करने के बाद उसको कलर करते हैं बेटा, स्टेन करते हैं, और उसके बाद माइक्रोस्कोप से उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कर लेते हैं। और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कौन करेगा बेटा? पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजी में कौन होता है? पैथोलॉजिस्ट कर लेगा। ठीक है, ये एक टेक्निक हो गई। दूसरी टेक्निक में क्या होता है बेटा? अगर लंग कैंसर है तो रेडियोग्राफी कर लेते हैं, जिसको आप नॉर्मल भाषा में एक्सरे बोलते हो। एक्सरे करके रेडियोग्राफी कर लेंगे। ये देखिए रेडियोग्राफी हो रही है। रेडियोग्राफी से अगर कहीं कैंसर है तो उसको मार्क कर दिया जाता है कि भाई यहाँ कैंसर है। ठीक है, तो रेडियोग्राफी हो गई। अब सीटी स्कैनिंग भी कर लेते हैं बेटा, एमआरआई भी करते हैं। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ सीटी स्कैनिंग? कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग बोलते हैं। एमआरआई का पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस स्कैनिंग, इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। लेकिन सीटी स्कैन में हम लोग क्या करते हैं बेटा? तो इन दोनों का उपयोग करके करते क्या? इंटरनल ऑर्गन्स के कैंसर का पता लगा लेते हैं। इंटरनल ऑर्गन के कैंसर का पता लगा लेते हैं। सीटी स्कैनिंग में जो हम लोग किरणें यूज करते हैं, रेज यूज करते हैं बेटा, वो एक्सरे यूज होता है। तो क्या लिखा है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूजेज एक्सरे टू क्रिएट 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी सीटी स्कैनिंग से हमें 3D ऑब्जेक्ट मिलेगा। आजकल पढ़ा होगा ना 3D सीटी स्कैनिंग। तो 3D सीटी स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, और इसमें कौन सी रेस का उपयोग किया जाता है? एक्सरे। ठीक है, आइए मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये सीटी स्कैनिंग मशीन है, इसके अंदर एक्सरे निकल रही ब्लू कलर की। ये व्यक्ति अंदर जाता जा रहा है और इसकी बॉडी को देखो स्कैन किया जा रहा है। ये स्कैनिंग हो गई, पूरे बॉडी की स्कैनिंग हो गई, पूरे 3D इमेज मिल जाएंगे हम लोगों को। और ये एमआरआई है बेटा, ये एमआरआई मशीन थी। एमआरआई मशीन में व्यक्ति को इसी तरह डाल देते हैं और उसका रिपोर्ट आ जाता है। ये देखिए रिपोर्ट आ गई, ये व्यक्ति लेने आया, डॉक्टर ने समझाया कि देखो आपको यहाँ दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो क्या लिखा है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी टेक्निक में एक्सरे का उपयोग करते हैं। 3D हमको इमेज मिलेगा इंटरनल ऑर्गन का। एमआरआई में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, और जो कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। अगर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है तो हमारी शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। एमआरआई की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जब सीटी स्कैनिंग फेल हो जाती है तो भी डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि एमआरआई करा लीजिए। एमआरआई uses strong magnetic field and non-ionizing radiation to accuracy detect pathological and physiological changes in the living tissue। हमारे बॉडी के अंदर जो भी पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बदलाव आ गए हैं उसको जानने के लिए एमआरआई कर लेंगे। तो ये सब हो गए टेक्निक 1 2 3 4 टेक्निक हो गई। ठीक है, सबका सिद्धांत अलग अलग है। अब हमारी शरीर पता है, कैंसर, जब भी किसी व्यक्ति में कुछ कैंसर हो जाते हैं तो क्या होता है? उसमें स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी बनती है। तो एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। कैंसर चूंकि एंटीजन है हमारे लिए, कैंसर फॉरेन बॉडी है हमारे लिए, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती तो है, लेकिन हमारे फिर भी इतने ज़्यादा एंटीबॉडी नहीं बना पाती है जितनी स्पीड से कैंसरस सेल बढ़ाता है अपने आप को, इसीलिए मृत्यु हो जाती है। तो एंटीबॉडी बनती तो है कैंसरस सेल के लिए, और इन एंटीबॉडीज़ को हम एक नाम भी देते हैं, ये स्पेशल एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये सिर्फ कैंसर के केस में ही बनती है, बाकी केसेस में नहीं बनती है। ठीक है, तो एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर आल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट द सर्टेन कैंसर। यानी अगर हम कुछ कैंसर के अगेंस्ट स्पेशल एंटीबॉडी जब बन जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि भैया वो व्यक्ति कैंसरस है, क्योंकि वो सामान्य लोगों में उस तरह का एंटीबॉडी नहीं बनता। उस एंटीबॉडी का देखो यहाँ पे, इसको ऐसे समझो, ये हमारी नॉर्मल लोगों की सेल है, नॉर्मल लोगों की सेल है, तो उसके ऊपर जो रिसेप्टर है, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई एंटीबॉडी नहीं आ रही है, क्योंकि हमारी सेल में कोई एंटीबॉडी अभी बनी नहीं इसके अगेंस्ट। लेकिन जब कैंसरस हो जाएगी, यही नॉर्मल सेल कैसी हो गई? कैंसरस। देखो इसका रंग रूप बदल गया, कैंसरस हो गई। तो इसमें क्या हो जाते हैं? इसको किल करने के लिए, कोशिश करने के लिए क्या करते हैं? एंटीबॉडी आ गए, और एंटीबॉडीज जब आ गए तो एंटीबॉडीज यहाँ पे आके जुड़ गए। उसी एंटीबॉडी का नाम है हर्सेप्टिन। क्या नाम है? हर्सेप्टिन। तो ये स्पेशल एंटीबॉडी का नाम है हर्सेप्टिन, जो कि कैंसर के केस में ही बनती है, बाकी किसी केस में नहीं बनती है। यानी अगर मैं कैंसरस पेशेंट हूं तो मेरे अंदर हर्सेप्टिन नाम की एंटीबॉडी बन जाएगी। ठीक है बेटा, फिर देखो टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक का इस्तेमाल करें तो हम जीन लेवल तक पहुंच जाएंगे। हम जीन को डिटेक्ट कर पाएंगे, किसी भी इंडिविजुअल के जीन को डिटेक्ट कर पाएंगे, तो ये पता चल जाएगा कि उसका जीन कितना सेंसिटिव है, उसका प्रोटोऑन्कोजीन कितना सेंसिटिव है,
कितनी आसानी से कैंसर कॉज कर देगा या मुश्किल से कैंसर कॉज करेगा, तो पता चल जाएगा। क्या लिखा है, टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन ऑफ द इंडिविजुअल एंड विद इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी इन सर्टेन कैंसर, यानी पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति ससेप्टिबल है कैंसर के लिए कि नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन वाइल प्रीडिस्पोज ऑफ इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर, अगर इस तरह के जीन को हम पता लगा लेंगे तो पहले से ही व्यक्ति को पता लग जाएगा कि हमें सर्टेन कैंसर हो सकते हैं। एंड मे बी वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, इससे व्यक्ति अपने आप को पहले से ही बचा पाएगा। सच इंडिविजुअल may be advised to avoid exposure to particular carcinogen to which they are susceptible। बोलते हैं इस तरह के व्यक्ति को डॉक्टर सलाह देता है कि आपका जीन इस चीज के लिए बड़ा सेंसिटिव है, तो आप प्लीज सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल स्मोकिंग मत करिए। तो जैसे लिखा है, टोबैको स्मोक इन केस ऑफ लंग कैंसर, अगर लंग कैंसर के लिए सेंसिटिव है तो टोबैको स्मोक करने की सलाह नहीं दी जाती है, मना किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे बेटा, 4 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। ठीक है, आइए एक एक को पहले पढ़ लेते हैं। द कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज सर्जरी। पहला है सर्जरी बेटा, सर्जरी कर देंगे, यानी जिस भाग में कैंसर है, जिस भाग में ट्यूमर है उसको काट के ही हटा देंगे। दूसरी है रेडियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी भी बोलते हैं। रेडियोथेरेपी में कैंसर को हम लोग क्या रेडिएशन की हेल्प से मारेंगे, जैसे गामा रेज, एक्सरेज, यूवी रेज, इनकी हेल्प से किल कर देंगे, लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि हमारी नॉर्मल सेल को कोई नुकसान ना हो। फिर तीसरी थेरेपी इम्यूनोथेरेपी और एक चौथी थेरेपी कीमोथेरेपी। तो 4 तरह की थेरेपी होती है बेटा। देखिए आइए एक एक को देखते हैं। रेडियोथेरेपी में क्या करेंगे, रेडिएशन लेंगे। देखो लिखा है, ट्यूमर सेल आर इररेडिएटेड, यानी ट्यूमर सेल को के ऊपर रेडिएशन डाले जाते हैं और लीदली घातक रेडिएशन डाले जाते हैं जिससे ट्यूमर सेल मर जाती है। लेकिन हमें प्रॉपर टेक केयर करना पड़ता है, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर सेल। लेकिन ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ट्यूमर सेल मरे लेकिन आसपास वाली जो इसको घेर रही है ये ट्यूमर सेल है, ट्यूमर सेल पे रेडिएशन पड़े, इन आसपास की सेल पे ना पड़े, वरना हमारी आसपास की सेल भी मर जाएंगी और हमारा ऑर्गन काम नहीं करेगा। सेवरल कीमोथेरेप्यूटिक्स ड्रग, कुछ कीमोथेरेप्यूटिक्स ड्रग हैं जो किल कर देती हैं कैंसर को, जैसे कैथे, रेंथस, रोजिया, जिसको बोलते हैं सदाबहार का पौधा। अब ये सदाबहार का पौधा से निकालते हैं 2 दवाएं, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। इसको हम यूज करते हैं ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर के इलाज के लिए। तो ब्लड कैंसर के इलाज के लिए तो ये हो गई कीमोथेरेपी। ठीक है, तो सेवरल कीमोथेरेप्यूटिक्स ड्रग आर यूज टू किल द कैंसरस सेल, सम ऑफ दियर आर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर ट्यूमर। देखो जैसे ये स्पेसिफिक था पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए, ब्लड कैंसर में ये दवाएं यूज की जा रही हैं। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग हैव साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस। आपने देखा होगा जिन व्यक्ति को कैंसर होता है उनके बाल उड़ जाते हैं, उनमें एनीमिया होता है, उनमें और भी स्किन समस्याएं हो सकती हैं। मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी। आजकल ज्यादातर कैंसर में कंबाइन थेरेपी यूज की जाती है, मतलब सर्जरी भी उपयोग कर लेंगे, रेडियो भी यूज करेंगे, कीमोथेरेपी भी यूज करेंगे। तो ये हो गया। अब एक अगला है, आखिरी है इम्यूनोथेरेपी। यहां से ट्यूमर सेल have been shown to avoid detection and destruction by immune system, यानी ट्यूमर सेल जो होती हैं वो क्या करती, बच जाती हैं। किससे, वो डिटेक्ट नहीं हो पाती, वो डिस्ट्रक्ट कर देती हैं, डिस्ट्रक्ट कर दी जाती हैं इम्यून सिस्टम द्वारा, लेकिन जल्दी डिटेक्ट होती नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम क्या करें, हम हमारे अंदर कुछ ऐसी दवाएं लें जिससे क्या होगा, एंटीबॉडी बहुत ज्यादा बनने लगे कैंसर के अगेंस्ट, तो उस पेशेंट को बचाया जा सकता है। इसके लिए लेंगे हम लोग बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। तो देखो लिखा, देयरफॉर द पेशेंट आर गिवन सब्सटेंस, पेशेंट को ऐसे सब्सटेंस दे देंगे जिससे उसका इम्यून रिस्पॉन्स, उसका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफाई हो जाएगा। तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर सच एज अल्फा इंटरफेरॉन, उस केमिकल का नाम है अल्फा इंटरफेरॉन, ये एक्टिवेट कर देता है हमारी इम्यूनिटी को, जिससे ट्यूमर सेल को मारने में सफलता मिलती है। ये देखिए, ये रेडियोथेरेपी है, ये ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जा रहा था फीमेल में। रेडियोथेरेपी थी, ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जा रहा है। ये देखिए ब्रेस्ट पे डाला जा रहा है, तो ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए काम आया। ठीक है, ये बेटा सर्जरी हो रही है, डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं, देखो ठीक है, आपस में बातचीत कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं। ये देखो, ये कीमोथेरेपी है, दवा ले ली और व्यक्ति का देखना अभी यहाँ पे कलर बदल जाएगा। ये देखो, ये व्यक्ति देखो
खुश हो गया। पहले कैसा था, दुखी था, मुंह लटका हुआ था। अब देखो खुश हो जाएगा व्यक्ति, क्योंकि कीमोथेरेपी इसको इलाज मिल गया और स्माइल आ गई चेहरे पे। तो इस तरह की थेरेपी को कीमोथेरेपी कहते हैं। और कुछ बेटा 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा बता दें। कैंसर का क्लासिफिकेशन ऐसे किया जाता है। एक कैंसर को कार्सिनोजन कहते हैं। कार्सिनोजन सबसे कॉमन कैंसर है, कार्सिनोजन सबसे कॉमन कैंसर है, और ये एपिथेलियल सेल में होता है। यदि किसी एपिथेलियल सेल में कैंसर हो जाए तब इसको बोलते हैं कार्सिनोजन, और ये मोस्ट कॉमन होता है। 80 से 90% जो कैंसर इसी टाइप का होता है। सार्कोमा क्या होता है बेटा, जब कनेक्टिव टिश्यू या सपोर्टिव टिश्यू में कैंसर हो जाए, जब सपोर्टिव या कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर हो जाए तो सार्कोमा बोलेंगे। इसके बाद सबसे कॉमन सार्कोमा ही होता है। एक होता है बेटा माइलोमा। माइलोमा में क्या हो जाएगा, इसमें कैंसर होता है कहां पे, बोन मैरो में, तो प्लाज्मा सेल ऑफ बोन मैरो में हो जाएगा। तो प्लाज्मा सेल ऑफ बोन मैरो में कैंसर हो जाएगा तो माइलोमा बोलेंगे। ल्यूकीमिया में क्या हो जाएगा बेटा, बोन मैरो में कैंसर अभी भी होगा, लेकिन यहां पर हो जाएगा ब्लड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यहां बोन मैरो का, यहां प्लाज्मा सेल का प्रोडक्शन बढ़ रहा था, यहां ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ेगा। कौन सी ब्लड, WBC, उसको ल्यूकीमिया बोलते हैं। और लिम्फोमा क्या होते हैं, जब लिम्फ नोड में कैंसर हो जाए, जब लिम्फेटिक सिस्टम के किसी पार्ट में कैंसर हो जाए, लिम्फ नोड या लिम्फ ग्लैंड में कैंसर हो जाए, तब इसको लिम्फोमा बोलते हैं। ठीक है बेटा, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं इसके